सारी चीज़ें जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हम लोगों ने डिफेक्ट्स करे थे और डिफेक्ट्स में मैंने आपको कुछ चीज़ समझाई थी कि एक तो आपको मैंने बताया था स्टॉक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। इसको पढ़ने से पहले एक बार एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपने दिमाग में कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास इस तरीके के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने सीख लिया होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे बना दिया आपने। एट प्रेजेंट जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये हैं आपके कैटाइंस एंड एनाइंस। क्या है ये? कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइन है तो पॉजिटिव होगा, एनाइन है तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यस, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये फिर से आप पॉजिटिव कर लो चाहो तो, या नीचे वाले को नेगेटिव कर लेते तो ज़्यादा ठीक रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। आप बस अभी इतना मान लो, ये नेगेटिव ले लो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ले लो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव। बात ये बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर अगर आप ये आप काउंट करोगे, अगर आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप काउंट करो इसमें कि पॉजिटिव यानी कि कैटायंस कितने प्रेजेंट हैं। अगर अभी मैं यहाँ काउंट करूँ तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैटायंस प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मैं एनाइंस कैलकुलेट करूँ, नेगेटिव मतलब एनाइंस कैलकुलेट करूँ तो वो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 आ रहे हैं, तो 9 एनाइंस। सीधी सी बात है, अगर कैटायंस और एनाइंस बराबर होंगे तभी हम कहते हैं, क्या इसको लिख लेते हैं एक बार, when cations are equal to anions, जब ऐसा होता है, जब दोनों बराबर होते हैं, तब आप कहते हो that system is electrically neutral। अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हो गया कि इसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। तो ओवरऑल इनका सम कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये न्यूट्रल कहलाते हैं। आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल चार्जेस का मतलब समझ में आ गया, आप लोग फिजिक्स में भी ये टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जब स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करते हो आप, तब आपने वहाँ देखा कि इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायंस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एनाइंस हट जाते हैं। मतलब मान लो मैंने बोला कि एक ये कैटायन हटा दो और एक ये एनाइन हटा दो, अकेला कैटायन नहीं जाएगा, अकेला एनाइन नहीं जाएगा, दोनों साथ में जाएंगे। अगर दोनों साथ में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कैटायन के अंदर कितना चेंज आया। अगर मान लो इस वाले ऊपर वाले स्ट्रक्चर में से एक पॉजिटिव निकल जाए, 1 पॉजिटिव निकल जाए और एक नेगेटिव निकल जाए, दोनों साथ में निकलते थे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो एक कैटायन निकल जाएगा तो टोटल कितने कैटायंस बचेंगे? 8। एक एनायन निकल जाएगा तो कितने एनायंस बचेंगे? 8। इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो क्योंकि इनका रेशियो सेम रहा, यहाँ पर देखो 9:9 1, 8:8 1:1 आ गया। मतलब क्योंकि यहाँ पर रेशियो सेम रहा, इसीलिए ऐसे डिफेक्ट को बोलते थे स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक कैटायन निकल जाए, ये भी तो पॉसिबल है ना। कि भाई मैं कह ही नहीं रहा कि इसमें से एनाइन भी निकलना, मैं कह रहा हूँ कि अकेला कैटायन निकल जाए। अगर ऐसा होता है कि ओनली कैटायन और एनाइन इज रिमूव्ड, अगर सिर्फ एनाइन या कैटायन का रिमूवल हो जाता है, ओके,
मैं कहा था। अब क्योंकि अब यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ कैटायन या एनायन में से कोई एक चीज़ हटी है, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि अगर सिर्फ कैटायन हटाया गया है तो 9 कन्वर्ट हो जाएगा 8 में। अगर सिर्फ एक कैटायन हटा गया है तो 9 कन्वर्ट हो जाएगा 8 में, लेकिन एनाइन तो 9 ही रहेंगे, एनाइन तो गायब हो ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वल प्रपोर्शन नहीं रहा। देखो 8:9, किसी भी कोने से ये 1:1 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रपोर्शन डिफरेंट हो गया। इस चक्कर में इसको हम स्टडी करते हैं इन नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। आपको बात समझ में आ रही है? तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता था कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन और एनायन दोनों साथ में निकलते थे ताकि रेशियो ख़राब नहीं हो। लेकिन जैसे ही आपने नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की स्टडी करोगे, वहाँ पर सिर्फ एक कैटायन निकल जाएगा या सिर्फ एक एनायन निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका आगे का टॉपिक, जो कि है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब समझ में आता जाएगा आपको। हेडिंग डालो अब इसमें। हेडिंग है आपकी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, सिंपल है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताया मैंने कि कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे आप कि कैटायन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है ना, इस ग्रिड को हटा के प्लेन लाइन लगा देते हैं, ये तब भी अच्छा लग रहा है। कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पहला कंसेप्ट। ठीक है, चलो दूसरी चीज़। अब इसमें यहाँ लिख लो कि मान लो आपके पास कैटायन और एनायन का रेशियो दे रखा है, लाइक कि कैटायन 100 है, एनायन भी 100 है। ठीक है, और अब क्योंकि, ध्यान सुना, अब क्योंकि इसमें से हम मान के चलेंगे कि कैटायन इज रिमूव्ड, हम लोग ये मान के कैटायन रिमूव हो गया है, तो कैटायन 100 से कितना हो जाएगा 99, और एनायन तो उतना ही रहेगा 100। तो यहाँ से पता चला कि क्योंकि इक्वल प्रपोर्शन में ये नहीं गया है, अब ये वही रेशियो नहीं रहा, ऊपर देखो 1:1 था, नीचे 1:1 नहीं रहा। तो अब इसमें लिखोगे कि प्रपोर्शन इज नॉट सेम, प्रपोर्शन सेम नहीं रहेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक चीज़ आप देखो, कैटायंस क्या करते थे, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, कैटायन के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज, एनायन के पास क्या था, नेगेटिव चार्ज। दोनों का बराबर होना ज़रूरी था, तभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते थे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये कब होते थे, जब दोनों के चार्ज बराबर हो। इक्वल चार्जेस अगर होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर कि दोनों के चार्जेस सेम होने चाहिए, तब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट दिमाग में डाल लेना, चाहे कोई भी डिफेक्ट हो जाए, चाहे वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो या चाहे स्टोकियोमेट्रिक हो, आपका जो मॉलिक्यूल होगा, जो इसकी वजह से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, जो मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। दिस विल ऑलवेज रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब कि अगर मैंने बोला कि कैटायन इसमें से एक कम हो गया तो ये 99 हो गया है,
अगर एक कम हो गया तो ये 99 हो गया है या 100 है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो कैटाइन तो यार कम है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को नेगेटिव चार्ज का होना चाहिए, बट मैंने अभी आपसे कहा नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इसका हमें रीज़न समझना है कि ये हाउ, ऐसा कैसे होता है। ठीक है, हमें ये समझना है कि हाउ दिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। ठीक है, हाउ इज दिस न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट वाली बात नहीं है इसमें, इसको लिख लो अभी आप, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या होने वाला है अब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करना। इसको लिख लो पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब सोच के देखना, आपका जो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये जो नॉन स्टॉक्योमेट्रिक नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला पार्ट इसमें कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी कि इसमें मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इसका नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अच्छा, अगर मेटल कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, अच्छा, मेटल एक्सेस में मेटल क्या होता है याद करो, मेटल का मतलब है कैटाइन्स के मतलब होता है। मेटल की जब भी बात करूँगा तो मैं कैटाइन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर कैटायन एक्सिस में है। कौन एक्सिस में है? कैटायन आपका एक्सिस में प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, ये फिर से 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड होता है। ये जो कैटायन एक्सिस वाली बात थी, यानी कि मेटल एक्सिस जो डिफेक्ट होता है, ये फिर से 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड होता है। ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान से लिखते चलो इसको। पहला, यानी कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट होने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आपका एनाइन गायब हो जाए। सोच के देखो, कैटायन को बढ़ाना है मुझे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट मतलब कैटायन को बढ़ाना है मुझे। कैटायन का बढ़ा सकता हूँ जब एनाइन को कम कर दूँ। 2 ही चीज़ हो सकती हैं, या तो कैटायन होगा या एनाइन होगा। तो अगर मैं एनाइन को कम कर दूँ, यानी कि एनाइन वैकेंसी, एनाइन की जो जगह होगी वहाँ से एनाइन को गायब कर दो, एनाइन वैकेंसी। दूसरा होता है कैटायन को बढ़ा दिया जाए। अब वो कैटायन कहाँ पर आएगा? कैटायन आएगा स्पेसेस के बीच में। जैसे मान लो ये एटम आपके लगे पड़े हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक एक्स्ट्रा कहीं से कैटायन आएगा, वो आके कहीं बीच में ऐसे यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर आके अटैच हो गया। ठीक है, इन बीच के जो गैप होते थे उसको क्या बोलते थे? बताया था मैंने, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या टर्म हो जाएगा? इंटरस्टिशियल कैटायन। तो मेटल को एक्सेस में करने के 2 तरीके हैं आपके पास सिर्फ, या तो एनाइन को गायब कर दो वहाँ से, अपने आप पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन बढ़ जाएगा, या फिर इंटरस्टिशियल कैटायंस को इंट्रोड्यूस कर दो इस तरीके से। ठीक है, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यस, ये भी देख लो लगे हाथ। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि कैटायंस की कमी है, तो आप लिखोगे लेस कैटायंस। कैटायंस की कमी को कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ सकते हैं। अब पहला टॉपिक लिख लेना, पहला टॉपिक लिख लेना इसमें, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक। चलो, इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, जो भी बताया था मैंने, एनाइन वैकेंसी, एनाइन वैकेंसी। ठीक है, अच्छा, इसमें आप क्या करोगे, आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, अच्छा, बॉक्स इसमें ऑप्शन नहीं होता है,
हम बना लेते हैं। बॉक्स का मेरा कहने का मतलब है कि एक आपको मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर दिखाना है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये NaCl का, किसका है? NaCl का। अब NaCl का है तो इसमें मैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव शो कर देता हूँ, ठीक है। इसको गायब कर दिया जाए और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लिया जाए, ऐसे, ठीक है। अच्छा, Na पॉजिटिव शो करता हूँ पहले। Na पॉजिटिव कैसे दिखाऊंगा? Na पॉजिटिव, ठीक है। एक और Na पॉजिटिव कहीं प्रेजेंट होगा, मान लो नीचे भी Na पॉजिटिव है, यहाँ भी Na पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरीके से इतना मान लेते हैं। ब्लू से मैं क्लोरीन शो कर रहा हूँ, इसके बगल में यहाँ कहीं Cl नेगेटिव होगा, यहाँ भी कहीं Cl नेगेटिव होगा, ठीक है ना। यहाँ Cl नेगेटिव होगा, यहाँ Cl नेगेटिव होगा, यहाँ Cl नेगेटिव होगा, यहाँ Cl नेगेटिव होगा, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, बाकी जगह Na आ जाएगा, Na पॉजिटिव, ठीक है। ये आपने बनाया एक तरीके से NaCl का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक Na का एटम है, Cl का एटम है। Na क्या है भैया यहाँ पर? Na क्या है? कैटायन। Na कौन है यहाँ पर? लिख लो यहाँ पर चाहो तो, कैटायन। Cl कौन है? एनायन। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या है समझना। ये आपके पास कंपाउंड यानी कि NaCl, यानी कि मान लो वो नमक का एक पार्टिकल आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पर, अब इसके ऊपर से वेपर के फॉर्म में सोडियम को पास करवाया। अभी समझना, वेपर के फॉर्म में सोडियम को पास करवाया। सोडियम होता है Na को मैं वेपर के फॉर्म में यानी कि गैशियस स्टेट में इसके ऊपर से पास करवा सकता हूँ, ऐसे पास कर रहा है। ये क्या बनाया मैंने? ये क्या था? दिस इज वेपर ऑफ सोडियम, ठीक है। अच्छा, सोडियम को जो वेपर होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? Na। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? Na, ठीक है। अब ये जो Na होता है, ध्यान से सुनना, ये जो Na होता है ये किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? Na पॉजिटिव में और E नेगेटिव में। Cl तो अंदर, अभी Cl बाहर नहीं आया। Na डिवाइड हो जाएगा Na पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रॉन में, मतलब कि Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो एक Na पॉजिटिव का कैटायन बन जाएगा और एक ये बेचारा अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कहीं Na प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब क्या होगा, ध्यान से समझना इस बात को। ये जो Cl दिख रहा है यहाँ पर, ये Cl, इसको कलर चेंज कर दें, ग्रीन से बनाते हैं, चलो। ये जो आपको Cl दिख रहा है, ये Cl, अब क्योंकि ये वेपर्स जो होंगे इसके ऊपर से छूते हुए निकल रहे होंगे, जो वेपर्स है, गैस है, ऐसे कहते हैं इसको ऐसे छूते हुए निकल रहा होगा, तो होगा क्या कि ये जो Na पॉजिटिव है ना यहाँ पर, ये जो यहाँ पर Na पॉजिटिव है, ये जो वाला जो प्रेजेंट है, यहाँ कहीं भी प्रेजेंट होगा Na पॉजिटिव। ये Na पॉजिटिव अपने साथ इस क्लोरीन को लेके चला जाएगा। क्या किया इसने? ये Na पॉजिटिव इस क्लोरीन को अपने संग लेके चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि ये आराम से NaCl बना सकता है। इसकी अंदर ये टेंडेंसी है कि ये क्लोरीन को अपने संग सरफेस से निकाल के ले जा सकता है, तो वो उसको अपने संग ले जाके चला गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्लोरीन तो चला गया, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी। यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई, आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस पूरे फिनोमेना में, पूरे रिएक्शन जो भी मैंने आपको समझाई, इसमें अकेला क्लोरीन गया है, Na पॉजिटिव कहीं नहीं गया। Na पॉजिटिव तो पहले से ही बाहर से ही चला गया, पहले ही बाहर से था, वेपर्स के फॉर्म में ही Na पॉजिटिव आया था, वो बस एक क्लोरीन को उठा के ले गया। तो आपने देखा कि पहले Na पॉजिटिव कितने थे? पहले अगर आप Na पॉजिटिव काउंट करो तो कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। Cl नेगेटिव कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी एक था तो 8 थे। क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ से चला गया,
एक क्लोरीन चला गया तो अब ये कितने हो गए 7। समझ में आ रही है? ये कितने थे 8, तो यहाँ पर 8 हो गए, इधर 7 हो गए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई प्रपोर्शन नहीं रहा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कि अकेला एक कोई भी एटम निकल के चला गया। ठीक है, तो देखो प्रपोर्शन गड़बड़ हो गया। पहले 8:8 था, अब 8:7 हो गया। प्रपोर्शन इसका गड़बड़ हो चुका है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अभी देखने में लग रहा है कि ये है आपका 8 पॉजिटिव। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 8 पॉजिटिव, इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 7 नेगेटिव। तो ओवरऑल देखोगे तो ये 0 नहीं आ रहा है, यानी कि अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। कैसे होगा, अब इसको समझ लो कैसे होगा। एक चीज़ जो आपने ध्यान नहीं दी वो था इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भी तो बचा है यहाँ पर। होगा क्या, ये जो Na था, Na ही तो टूटा था दो हिस्सों में, एक Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। ये Na पॉजिटिव तो क्लोरीन को उठा के ले गया, बचा क्या एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ये जगह को आके ऑक्यूपाई कर लेता है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आता है और इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है और यहाँ पर आके आराम से बैठ जाता है इलेक्ट्रॉन की तरीके से। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है नेगेटिव। इसकी वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल एटम पे, ध्यान से देखो, ओवरऑल एटम पे जो चार्ज था आपका वो कितना हो गया 7 नेगेटिव तो पहले थे ही, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितना हो गया 8 नेगेटिव। 7 नेगेटिव था, लेकिन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ चुका है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, इसलिए ये 8 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब देखो 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव 0। दिस मीन्स नाउ दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इसको ध्यान से समझना, एग्जामिनेशन में आता है आपके ये। ठीक है, इसको अच्छे से बना लो। अब ये है आपका एनाइन वैकेंसी। क्या है ये, एनाइन वैकेंसी। ये पहला टाइप का आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। ठीक है, इसमें एक NaCl का पार्टिकल होता है जिसके अंदर Na और Cl प्रेजेंट हैं। ऊपर से इसमें वेपर्स निकल के जाते हैं सोडियम के। वो वेपर जो सोडियम का होता है, उसमें से जो सोडियम होता है वो एक क्लोरीन को उठा के ले जाता है अपने संग। क्योंकि वो अपने संग क्लोरीन को ले गया तो वहाँ जगह खाली बची, और सोडियम वेपर में से एक इलेक्ट्रॉन खाली है तो वो इलेक्ट्रॉन आके इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ओवरऑल आप देखोगे कि Cl गायब है, Na 8 हैं, Cl एक गायब हो चुका है, 7 हो चुका है। प्रपोर्शनेट नहीं है, प्रपोर्शन यहाँ नहीं बना हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज अभी भी हैं। ठीक है, ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट। एनाइन वैकेंसी किसका, नॉन स्टोकियोमेट्रिक एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट। इसको अच्छे से लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो अब जो आने वाला टॉपिक्स हैं बहुत आसान है। यही था बस एक चीज़ समझने वाला, इसके बाद तो थोड़ा बस थियोरेटिकल है, देन बस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। एग्जामिनेशन में डिफेक्ट्स वाले इसको हल्के मत लेना, फिर से बता रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन में आप कभी भी चेक कर लीजिएगा अपनी, डिफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया आपका। ठीक है, आपको शॉर्ट की डिफेक्ट्स पढ़ाए थे मैंने, ये सारे डिफेक्ट्स विद डायग्राम बनाने को आएंगे। ठीक है, आप इनसे नहीं बच सकते तो इनको अच्छे से बनाओ, समझो और इनको अपने टर्म्स में लिखो। ये वीडियो सेव्ड रहेंगी, आप आराम से इनको रिवाइज कर सकते हो कभी भी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब जो आप इसमें लिख लो कि ऐसे ही समझना, पहले ये वाला कंपाउंड बन गया था। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस हो गई, तब क्या होगा, प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, प्रोसेस हो चुकी है मतलब कि वेपर्स निकल के जा चुके हैं। तो आपने क्या देखा कि यार इसके पास अच्छा खासा Na था, Cl था, Na था, यहाँ का Cl गायब हो गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया।
बाकी जगह तो वैसे ही लगे पड़े हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बना देता हूँ मैं। इस पर एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो खाली पड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, आप खुद याद करो। किसी भी इलेक्ट्रॉन जो एम ही पड़ा रहता है कहीं पर भी, इसको क्या बोलते हैं, खाली इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। यही है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, फिर से सुनो, अगर किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये अब कंडक्ट करेगा। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, आराम से कनेक्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि पहले नहीं था, पहले NaCl किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को आप ट्रैवल नहीं करवा सकते थे, कंडक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि आपने इसके अंदर देखा कि ये एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से इसके पास, डिफेक्ट की वजह से इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सोचो, जो नमक का पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। कब, जब वो ऐसा डिफेक्ट शो करेगा। बात समझ रहे हो? ये जो डिफेक्ट आपके सामने आ रहा है, इसकी वजह से आपने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बिहेवियर है जो कि ये शो करेगा, जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ये। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल लगा दूँ, देन इट विल शो सम टाइप ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स दीज पोल्स। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं थे, जब खाली इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तब इनको बोलते थे डायामैग्नेटिक। तब वो नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि मैग्नेट को आसपास रखने से कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन शो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इसके पास एक इकलौता फ्री इलेक्ट्रॉन आया, उसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देगा, जो कि आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट या रिपेल हो सकते हैं। तो एक ये बिहेवियर में चेंज आता है। क्या पहला बिहेवियर क्या चेंज हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी ही ये कंडक्ट करना शुरू कर दिया। दूसरा, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करना शुरू कर दिया। तीसरा जो डिफेक्ट बताने वाला हूँ, जो तीसरा जो इसका एक फिजिकल चेंज, पहला चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा जो चेंज बताने वाला हूँ, इसको आप अच्छे से सुनना, उसके बाद लिखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखना, ये जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको हर जगह पूछेंगे, हर एक कॉम्पिटिशन में, चाहे एडवांस उठा लो चाहे मेंस उठा लो, तो उसको एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो, आपको एक चीज़ याद होगी, मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ाई हुई है, कुछ बच्चे थे जो उस समय प्रेजेंट थे। वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है, नए स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, यहाँ समझाता हूँ, ये उससे रिलेटेड नहीं है, पहले देखो। एटम का सेंटर में क्या होता था, न्यूक्लियस, पता है ये चीज़, न्यूक्लियस सेंटर में होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर वाले शेल में होता है। मान लो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, ये पढ़ा है हम लोगों ने, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी एक और शेल होगी जिसमें ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रॉन मान लो है, लेकिन मैं बना नहीं रहा हूँ। इसके बाद भी कोई एक शेल होगी। ठीक है, चलो, आप लोगों को एक चीज़ याद होगी, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी देता हूँ, क्या देता हूँ, एनर्जी। एनर्जी मतलब एच न्यू से एनर्जी शो करते थे, केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ा हुआ आप लोगों ने। जैसे ही मैं इसमें थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करूँगा, और एनर्जी कहाँ जा रही है, ये एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है इस इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो अपने शेल से जंप करके दूसरे शेल में चला जाता है। यानी कि ये जो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था, क्योंकि इसको एडिशनल एनर्जी मिल गई, इसलिए जंप करके ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और एनर्जी दे दो तो ये और जंप करके और ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब बस इतना सा है कि जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो, तब वो जंप करता है हायर शेल्स में, हायर शेल्स में। इतना कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने जंप करके ऊपर चला गया। ठीक है, अच्छा, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तब जंप करता है,
जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब एनर्जी आ रही है तब ये जंप कर रहा है। मैंने कहा कि अगर मैं इस एनर्जी को गायब कर दूं, अब एक बार जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करके ऊपर पहुंच गया, फिर मैंने ये एनर्जी यहाँ से गायब कर दी, तो क्या होगा? अगर मैंने ऐसा किया तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन जो इतना ऊपर पहुंच गया था, ये वापस से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये जब वापस नीचे गिरेगा तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी उतनी ही एनर्जी ये वापस से रेडिएट आउट कर देगा। एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, फिर समझो, मतलब कि अभी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले शेल में था, जैसे ही मैंने इसको थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी तो ये उछल के ऊपर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं एनर्जी वापस से हटा दूंगा, अब इसके बाद कोई वजह नहीं है ऊपर रहने की, अभी तो धक्का मिल रहा था इसको पीछे से, अब कोई धक्का नहीं मिल रहा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वापस से नीचे गिर जाएगा और जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी वो सारी एनर्जी ये रिलीज कर देगा। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज करता है, ये एनर्जी क्या होती थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मान लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू अगर उतनी होगी जितनी कि विजिबल लाइट की होती है, तो ये हमको दिखाई देगा। आपको याद होगा मैंने बताया था गैक्सू विमर, याद है? गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, वायलेट, यहाँ पर एक विजिबल आता था। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम के अंदर आती है, अगर ऐसा होता है तो आपको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल होगी यानी कि दिखाई देगी। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गया था वो नीचे वापस आ गया, उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करी। अगर उसकी एनर्जी रिलीज़ करी उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है विजिबल लाइट के, तो वो मुझे दिखाई दे जाएगा। तो मैं कहता हूँ हाँ यार वहाँ लाइट चल रही है। ठीक है, मुझे वो लाइट दिखाई देती है। चलो अब वापस आते हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब समझ में आएगा। यहाँ पर देखना, यहाँ भी तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, कौन है ये? यहाँ भी तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ध्यान से देखना, यहाँ भी तो ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है, अब ये हमारा एटमॉस्फेयर में कहीं भी रखा हुआ है, मान लो अपने आसपास भी कहीं रखा हुआ है, तो एनर्जी तो उसके पास आती रहेगी, कहीं ना कहीं सनलाइट से आ गई, कहीं से भी आ गई, एनर्जी आएगी। तो वो एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा अपने अंदर ही अंदर थोड़ा सा हायर एक्साइटेड एरिया में जाएगा, यानी कि हायर शेल में जाएगा, और बाद में वो नीचे भी गिरता रहेगा। इन शॉर्ट, जब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन आपको ये जो NaCl इनिशियली कौन से कलर का होता है? वाइट। नमक देखो आपके घर पे सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये जब भी प्रेजेंट होगा तब आपको ये येलो कलर शो करेगा। आपने देखा होगा नमक में अगर पीला कलर का पड़ जाता है तो कहते हैं वो ख़राब हो गया है, इम्प्योरिटी आ गई है। उसके अंदर जो इम्प्योरिटी आई होती है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन की होती है, उस पर कोई कलर नहीं डाल देता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके अंदर येलो कलर दिखने लगता है। ऐसा समझने की कोशिश करना कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने लोअर शेल से जंप करके हायर शेल में जाता है और कुछ देर बाद वापस से नीचे गिर जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तब वो कम्प्लीटली नीचे नहीं गिर पाता, एक ऊपर के लेवल पे गिर जाता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है वो कुछ अलग ही होती है, जिसका कलर देखने में येलोइश होता है। अभी के लिए इतना समझना है आपको, ठीक है? अभी लिखवाऊंगा, परेशान मत हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके सॉलिड्स हैं या कंपाउंड्स हैं यहाँ पर, इनका कलर ही डिफरेंट हो जाएगा ड्यू टू इम्प्योरिटी। कलर डिफरेंट होने का रीज़न सिर्फ यही है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको एक बार बना लो, इसको एक बार अच्छे से बना लो, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवा देता हूँ। थ्योरी लिखनी बहुत ज़रूरी है, सब भूल जाओगे आप। ठीक है, ये इसकी थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो वहाँ एरो बना रखे हैं मैंने, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको जल्दी से लिख लो, फिर मैं आपको आगे लिखवाने जा रहा हूँ। मतलब ये डायग्राम बना लो, फिर आगे लिखवाने जा रहा हूँ इसके बारे में।
अभी लिखवाऊंगा, उसको पढ़ोगे सब समझ में आएगा क्या चल रहा है ये। ठीक है, बन गया। चलो अब देखना, अब इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ आपको, समझ में सब आ जाएगा। अभी लाइंस ले आते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखोगे आप कि जब डिफेक्ट नहीं था, मतलब विदाउट दिस डिफेक्ट, विदाउट दिस डिफेक्ट, अगर ये डिफेक्ट नहीं होगा किसमें, NaCl में, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, NaCl में, तो इसका कलर क्या होगा, वाइट। सही बात है, आप नमक देखते हो सफ़ेद कलर का मिलता है आपको। लेकिन अगर इसमें डिफेक्ट होगा विद दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो कलर होगा वो मिलेगा येलो कलर का, येलो कलर का मिल जाएगा। अच्छा, इसमें ये जो आपको मैंने बताया ना, यहाँ पर एक रीजन होता है, एक जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो रीजन है जहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। नाम याद कर लो अभी के लिए, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। ठीक है, तो थ्योरी में काम आएगा ये। चलो इसके आगे लिखो, इलेक्ट्रॉन will absorb energy, electron will absorb energy and it will go to higher energy states, यानी कि अभी पहले लोअर शेल में थे, फिर जंप करके हायर शेल में चले गए, उसी को बोल रहे हैं विल गो टू हायर एनर्जी स्टेट। when it will come down, मतलब जब अब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, देन तब क्या होगा, it will radiate energy, whose visible spectrum will be in range of येलो कलर। बात समझ में आ रही, समझा मैं पहले चुका हूँ, इसको मैं एज थियोरेटिकल लिख लो कि एग्जाम में लिखना क्या है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस ये जो इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर येलो कलर बन जाता है। ठीक है, एंड ये जो सेंटर होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज, या लिख लो उसको भी, एरिया वेयर this free electron is present, it is known as F center। तो अब एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आता है कि ये जो येलो कलर का पिगमेंटेशन हो जाता है, यानी कि येलो कलर दिखने लगता है आपको NaCl के पार्टिकल्स में, वो किसकी वजह से होता है। तो उसका ऑप्शंस आए थे कि अजीब अजीब से नाम लिखे थे, और एक जगह एफ सेंटर लिखा था, आपको एफ सेंटर में टिक करना है। एफ सेंटर का मतलब ही ये है कि वहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन का रीजन है, एक जगह है जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इसको एफ सेंटर बोलते हैं, इसको लिख लो, ये थ्योरी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, याद रखना, एनायन वैकेंसी। आज हम लोग नॉन स्टॉकियोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, उसमें एनायन वैकेंसी पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो लिख लिया होगा आपने। चलो अब अगर NaCl के अंदर ये इम्प्योरिटी है तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा कलर की इम्प्योरिटी है, येलो। अभी बताया मैंने। अगर आपके पास LiCl है, LiCl लिथियम क्लोराइड,
तो उसमें अगर यही डिफेक्ट होगा तो उसकी वजह से जो कलर मिलता है वो होता है पिंक। ठीक है, अगर KCl है तो उसमें जो कलर मिलता है वो होता है वायोलेट। बच्चों ये याद कर लो, ये एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, जो थ्योरी लिखवाई मैंने वो इन तीनों के लिए सेम है। अगर एग्जामिनेशन में LICL का पूछ लेगा तब भी आपको यही थ्योरी लिखनी है, बस कलर येलो की जगह क्या हो जाएगा, पिंक। सिंपल है। और यहाँ लिख लो दिस इज ड्यू टू F सेंटर। ठीक है, चलो, तो ये जो आपने पढ़ा अभी जो आपने पढ़ा, आप क्या पढ़ रहे हो, एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी पढ़ रहे हो। एनायन वैकेंसी में आपने पढ़ा कि यार इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया जिसकी वजह से ये कंडक्टर बन गया, ये पढ़ लिया आपने। और क्या पढ़ा, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन आया है तो सिर्फ इसी की वजह से यह पैरामैग्नेटिक भी हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एक और प्रॉपर्टी आ गई कि यहाँ पर F सेंटर क्रिएट होगा जिसकी वजह से कलर के रूप में इम्प्योरिटी दिखाई देने लगी। ठीक है ना। अच्छा, अब इस एनाइन वैकेंसी की वजह से एक और चेंज होता है, एक और चेंज होता है, इसको बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी, ये एन भी आएगा यहाँ पर, रुको फिर से लिख देते हैं, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है इस केस में। अब सोचो क्यों, सोचो, वापस चलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह पहले कौन था, क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन तो इतू सा है, इलेक्ट्रॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, यहाँ से तो पूरा का पूरा क्लोरीन का एटम ही गायब हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आया है, वो सिर्फ चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, कोई जगह प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो कंपैरेटिवली एक खाली जगह है। तो इसका मतलब है कि पहले जितनी डेंसिटी थी अब उतनी डेंसिटी नहीं रही। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिक्रीज हो गया यहाँ का। तो इसलिए आप ये कहते हो कि डेंसिटी विल डिक्रीज, यानी कि डेंसिटी कम हो जाएगी। इतना याद रखना है। ठीक है, चलो, तो ये था आपका एनाइन का वैकेंसी। ये आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है अभी, एनाइन वैकेंसी ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन इसी में अंदर क्या बताई थी, सेकंड थी इंटरस्टिशियल कैटायन। ठीक है ना, या कैटायन इंटरस्टिशियल, कुछ भी लिख लो, इंटरस्टिशियल कैटायन। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। मान लो आपके पास, फिर से एक कंपाउंड ले रहा हूँ मैं, इस बार NaCl नहीं ले रहा, इस बार ले रहा हूँ मैं ZNO का, ZNO। ठीक है, ZNO के अंदर कैटायन और एनाइन कौन कौन होते हैं। कैटायन होता है Zn2 पॉजिटिव, एनाइन होता है O2 नेगेटिव। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं, बहुत आसान है, आपने पहला समझ लिया तो ये सब आसान लगेगा आपको। Zn2 पॉजिटिव प्रेजेंट है और O2 नेगेटिव प्रेजेंट है, तो पहले की तरह हम बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, Zn को मैं रेड से शो कर देता हूँ, तो Zn2 पॉजिटिव, एक यहाँ डाल दो Zn2 पॉजिटिव, एक यहाँ आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, एक यहाँ डाल दो, और ब्लू से बना देता हूँ मैं O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, या -2 O -2 O -2, ये बना दिया। ये आपका ZNO का एक कंपाउंड बन गया, आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि अब ये जो ZNO यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ जो ZNO प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन का जो साइज़ है, इसको मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ, यहाँ लिख लो नीचे, साइज ऑफ ऑक्सीजन O2 नेगेटिव इज मच ग्रेटर देन साइज ऑफ Zn2 पॉजिटिव। यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि जिंक जो कैटायन है, यहाँ पर जो कैटायन है, इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, साइज़ कम होने का मतलब हो गया कि मान लो जिंक इतू सा है, या ऐसे समझो कि इतना बड़ा सा ये ऑक्सीजन है,
तो जिंक बस इतू सा होगा। ये हमारा जिंक महाराज बैठे हैं और ये हमारे O2 नेगेटिव है, इतना साइज में डिफरेंस हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि देखो यहाँ पर स्पेसेस बीच में बची हुई हैं, यहाँ पर स्पेसेस बीच में बची हुई हैं, तो होता क्या है कहीं बाहर से, इस कंपाउंड के बाहर से कहीं से जिंक का 2 पॉजिटिव, अब देखो जिंक जो है आपके पास, जिंक जब डिसोसिएट होता है यानी कि अपने कैटाइंस में कन्वर्ट होता है तो जिंक टूटता है Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसमें से। ये क्या खोल दिया, हाँ क्या बताया मैंने आपको बताया कि जो जिंक होता है वो 2 हिस्सों में टूटता है, एक होता है कैटाइन Zn2 पॉजिटिव और एक होता है 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। मैंने अभी बताया इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, साइज़ छोटा है तो ये आराम से कहीं भी फिट हो सकता है। तो होता क्या है कि ये जो बीच में स्पेसेस बची होती है ना, यहाँ पर कहीं आके ये Zn2 पॉजिटिव चिपक जाएगा, जगह होती है आराम से बैठ सकता है। ये चीज़ समझनी है आपको। क्या किया इसने, Zn2 पॉजिटिव, ये वाइट से बनाता हूँ उसको मैं, Zn2 पॉजिटिव ऐसे बीच में आके बैठ गया। यही साइट तो कहते थे इसको इंटरस्टिशियल साइट, आके छोटा सा होके बैठ गया। अच्छा ये अकेला नहीं आएगा, समझना ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर कहीं आ गया, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ कहीं आ गया। इन इलेक्ट्रॉन को लाना बहुत ज़रूरी है, तभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रूव कर पाओगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ बताना पड़ता है कि देन आपको यहाँ बताना पड़ेगा इनिशियली, यानी कि आप कहोगे कि विदाउट डिफेक्ट, विदाउट डिफेक्ट, डिफेक्ट होने से पहले, जब डिफेक्ट नहीं था तब Zn2 पॉजिटिव की क्वांटिटी कितनी थी, सोचो। पहले एक ये था 1 2 3 4 5 6, 6 प्रेजेंट थे, 6 प्रेजेंट थे बस। कितने प्रेजेंट थे, 6। O2 नेगेटिव कितने प्रेजेंट थे, ये भी 6 प्रेजेंट थे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बताया कि जिंक का एक कैटायन उठ के यहाँ पर अंदर आ गया, अकेला नहीं आया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन ये भी लेकर आया और एक इलेक्ट्रॉन ये भी लेकर आया। ठीक है, तो अब क्योंकि जिंक एक एक्स्ट्रा आ गया है तो अब इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि 7 हो गए। ऑक्सीजन तो 6 ही है, जिंक 7 होगा, ऑक्सीजन 6 ही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट है, वही समझाया था, क्वांटिटी डिफरेंट है यानी कि प्रपोर्शन डिफरेंट है, इसीलिए इनको मैं नॉन स्टॉक्योमेट्रिक में स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन चार्जेस सेम रहेंगे। कैसे, यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है सोचो, 7 7 2 पॉजिटिव कितना हो गया, 14 पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पर। यहाँ कितना है अभी, 6 2 12, 12 नेगेटिव चार्ज, 12 नेगेटिव चार्ज। फिर से लिख दूँ, कितना नेगेटिव चार्ज है इस पर, 12 नेगेटिव चार्ज। अभी इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या 0 हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन आप एक चीज़ देखो, साथ में इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी आए हैं। इलेक्ट्रॉन आप पूछ सकते हो कहाँ से आए, ये जिंक जब टूटता है तो जिंक जब 2 पॉजिटिव बना होगा तब 2 इलेक्ट्रॉन भी तो निकले होंगे, वही 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी आ जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन 2 क्वांटिटी में, तो आप प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 12 + 1 + 1 14। टोटल चार्ज कितने हो गए दोनों पे, 14 पॉजिटिव 14 नेगेटिव, ओवरऑल कितना हो गया, 0। यानी कि दिस इज अगेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, लिख लो इन सबको अच्छे से। पहले जैसा ही है, पहले गायब हुआ था तो कैलकुलेशन करी थी आपने, इस बार कोई बाहर से अंदर एक कैटायन आ गया है, ठीक है, इसलिए इस वाले को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कैटायन, इंटरस्टिशियल कैटायन। इसको लिख लो अच्छे से। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पर, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि पहली बात, जो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी
वो इंक्रीज़ कर जाएगी, अभी ज़्यादा अच्छे से कंडक्टर बन जाएंगे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स दो दो एक्स्ट्रा आ गए उनके पास, ठीक है। और अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए हैं इसलिए पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताई थी अभी मैंने, ठीक है। और इनके पास भी कलरिंग का इफेक्ट आ जाएगा, कलर्ड ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पर भी आपको एफ सेंटर मिल जाएगा। लिख लो इसको, पहले का समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको, इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है। आज हम लोगों ने डिस्कस किया ये, आज हम लोगों ने पढ़ा कि पहले तो हमने समझा था नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते क्या हैं, ये अच्छे से मैंने लिखवा दिया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ समझाया था मैंने थोड़ा बहुत, ठीक है, अच्छे से लिख लो। नोट्स मैं सब डाल दूंगा, बस नोट्स के भरोसे मत बैठो, साथ साथ लिखते चला करो, याद रहेगा, ठीक है। और आज वेबसाइट में इसके नोट्स यानी कि टाइप्ड नोट्स, जैसे सॉल्यूशंस के डाले थे वैसे टाइप नोट्स, अभी क्लास के बाद चाहो तो मुझे एक बार रिमाइंड कर देना व्हाट्सएप पर, मैं डाल दूंगा, ठीक है। नोट्स डाल दूंगा, देन आपको टाइप्ड नोट्स मिल जाएंगे, एंड असाइनमेंट भी डाल दूंगा, मुझे एक बार रिमाइंड कर देना, मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट्स और दोनों चीज़ें डाल दूंगा, और सॉल्यूशंस चैप्टर के असाइनमेंट्स आप लोग मुझे बता दो कर लिए हूँ तो, ठीक है। और फिर उसकी भी क्लास रख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ये चैप्टर हो गया है तो थोड़ा आपको रिलैक्स फील हो रहा होगा, आपके 2 चैप्टर हो गए हैं, आपका आराम से अब CT1 की प्रिपरेशन अब आपके ऊपर है, अब जितनी प्रैक्टिस करो आपका CT1 अच्छे से जाएगा, ठीक है। ओके चलो, तो ये मैंने बताया था नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट, लिख तो लिया होगा आप लोगों ने अच्छे से। फिर मैंने ये बताया था, मैंने आपको आज पढ़ाया एनाइन वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल कैटाइंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक से बड़े थे, अच्छे से लिख लिया होगा आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कल की क्लास से मैं आपको बता दूंगा इसका